हेलो डियर, आप सभी फर्स्ट ईयर डियर स्टूडेंट को वेलकम करता हूं यहाँ पे। जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग में लेकर आया हूं वो बिहेवियर साइंस के कॉन्सेप्ट भरा ऑब्जेक्टिव्स होगा। देखिए, ये जो वीडियो होगा ये आपके मैचिंग के लिए, ठीक है ना, ये आपके मैचिंग के लिए हो, ट्रू फॉल्स के लिए हो, ठीक है, ट्रू फॉल्स के लिए हो या फिलअप के लिए हो, ठीक है। आपको किसी भी तरीक़ा से ऑब्जेक्टिव पूछेगा या एमसीक्यू हो, किसी भी तरीक़ा के ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछता है एग्ज़ाम में तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पे हम 50 ऐसे वर्ड लिए हैं जिसका हम लोग मतलब देखेंगे बिहेवियर साइंस में। और आप लोग को पता है कि बिहेवियर साइंस में साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों होता है, तो दोनों से मिक्स क्वेश्चन 50 होंगे बिहेवियर साइंस के। और ये 50 क्वेश्चन आपको 70 क्वेश्चंस का नॉलेज देगा। जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप इसको चाहते हैं कि अच्छे से पीडीएफ की तरह हम जब मन हो तब पढ़े तो nursingyan.com पर जाकर आप इसका जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। क्या मैंने कहा कि nursingyan.com पर जाकर इसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पीडीएफ के तौर पर वहीं पे मिलेगा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। पहले हिंदी रहेगा, फिर उसके नीचे इंग्लिश रहेगा। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे बिहेवियर साइंस कॉन्सेप्ट फॉर ऑब्जेक्टिव्स। कॉन्सेप्ट मैंने क्यों दिया है? क्योंकि यह किसी भी ऑब्जेक्टिव्स में आपके काम आने वाला है, चाहे नॉलेज के पर्पज़ से लीजिए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज़ से लीजिए। बहुत ज़्यादा जो है आपको ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो जो लोग देखेंगे उनको बहुत बेहतर होगा, नहीं देखेंगे उनकी अपनी मर्जी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मेरे डियर, पहला है किसी इच्छा या आवश्यकता के बाधित होने से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव। संवेगात्मक तनाव के मतलब क्या होता है कि जो स्ट्रेस, जो इमोशनल स्ट्रेस उत्पन्न होता है। मानिए हमारा इच्छा, हमारा कोई लक्ष्य है और उस लक्ष्य में कोई बाधा उत्पन्न हो जाता है, कोई रुकावट आ जाता है, तो उसके फलस्वरूप हमें तनाव होता है, डिप्रेशन होता है। तो ये सब चीज़ें जब उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ कुंठा। कुंठा जो है तनाव उत्पन्न करता है, व्यक्ति में स्ट्रेस उत्पन्न करता है। और वह कब होता है? जब किसी इच्छा यानी कोई लक्ष्य में बाधा उत्पन्न आता है, लक्ष्य पूरा नहीं होता है, तो व्यक्ति में कुंठा उत्पन्न होता है, फ्रस्ट्रेशन। समझ रहे हैं ना? जब कोई काम आपका नहीं होगा तो आपके मन में तनाव उत्पन्न होता है, फ्रस्ट्रेशन भर जाता है, तो वही ना होगा। चलिए, दूसरा है प्रत्याहार। अब आपको एक समझना पड़ेगा, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा वहाँ पे मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है ना। मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म रक्षात्मक प्रक्रियाएं मैं पढ़ाऊंगा। वह दो तरह के होता है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव होता है, ठीक है। जो व्यक्ति को तनाव को, चिंता को, ठीक है ना, अंतर्द्वंद को सुलझाने में काम में आता है रक्षात्मक प्रतिक्रिया, ठीक है, उसे मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं इंग्लिश में। तो उसका एक प्रकार है प्रत्याहार, विड्रॉल। विड्रॉल एक प्रकार का आपका निगेटिव टाइप का क्या है? रक्षात्मक प्रतिक्रिया है, ऋणात्मक प्रकार का। तो प्रत्याहार क्या है? यह एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया है, डिफेंस मैकेनिज्म है, ओके। तीसरा है मनुष्य की किसी अवस्था में वहाँ के वातावरण के प्रति जानने वाली अनुक्रिया। मेरे डियर, आप समझिए कि आप एक व्यक्ति है और आपको अपने आसपास के वातावरण के प्रति आपको जो है ज्ञात है, आप अपने वातावरण के प्रति सजग हैं, आप अपने वातावरण में जो है सभी लोगों के साथ मिलकर रह रहे हैं, तो वही व्यवहार होता है। जब कोई व्यक्ति वातावरण से सामंजस्य नहीं बैठा पाता है तो वह व्यक्ति का क्या होता है कि व्यवहार गड़बड़ होने लगता है, ठीक है। तो लोग कहता है कि इसका व्यवहार ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो मनुष्य अपने वैसा अवस्था जहाँ वह वातावरण के प्रति ऐसा अनुक्रिया करता है उसे हम व्यवहार कहते हैं। मन में दो या दो से अधिक विरोधी प्रेरणाएं उत्पन्न होती है जिनका पूर्ति एक साथ संभव न हो की अवस्था क्या कहलाता है? तो मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, ध्यान में दीजिए कि जब भी मन में दो या दो से अधिक ऐसे भावना, ऐसे प्रेरणा या ऐसे कोई बात हो या ऐसे कोई लक्ष्य हो जो एक ही समय पर दो तरह के सिचुएशन पैदा करता हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्द्वंद कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। आपको पता होगा
कि एक ही तरह के एक ही समय में परस्पर दो ऐसे विरोधी एक दूसरे के ऐसे विरोधी करने वाला कोई भी चीज़, चाहे आपका कोई सोच हो, चाहे कोई लक्ष्य हो, चाहे कुछ भी हो, जो दोनों एक ही समय उत्पन्न होता हो और एक दूसरे को विरोध करता हो, तो वह क्या कहलाता है? अंतर्द्वंद कहलाता है। जब आपके मन में द्वंद्व चलता है तो आप कोई भी चीज़ को निर्णय लेने में असफल रहते हैं। ठीक है ना। चलिए, पांचवा है व्यक्ति के मन की वह स्थिति या तत्परता जो किसी व्यवहार को पूरा करने एवं किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभिप्रेरित करता है। तो मेरे डियर, आप लोगों को मैं मोटिवेशन पढ़ाया हूँ, उस मोटिवेशन में मैंने आपको क्या बताया कि वैसा स्थिति या ऐसा तत्परता जो किसी व्यक्ति को किसी चीज़ को पूरा करने के लिए जो है करने के लिए प्रेरित करता हो, आगे की तरफ अभिप्रेरित करता हो, तो उसे प्रेरणा कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है। वैसा चीज़, वैसा स्थिति या वैसा कोई भी चीज़ जो आपको आगे बढ़ने के लिए अभिप्रेरित करे, वो मोटिवेशन होता है। ठीक है ना। मोटिवेटर होता है, प्रेरणा होता है। ठीक है ना। छठा है कुंठा, अंतर्द्वंद एवं प्रतिबल। मेरे डियर, कुंठा, अंतर्द्वंद और प्रतिबल यानी स्ट्रेस, इसको तनाव भी कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। और ये तीनों जो होता है, इस तीनों में समायोजन गड़बड़ा जाता है। ठीक है ना। इस तीनों में क्या होता है? समायोजन हम नहीं बना पाते हैं और यही जो है कारण होता है कि ये तीनों उत्पन्न हो जाता है। कुंठा क्या है? आप लोगों को पता है कि किसी लक्ष्य के असफलता से उत्पन्न तनाव होता है ये। ठीक है। अंतर्द्वंद क्या होता है कि दो तरह के परस्पर विरोधी भावनाएं मन में उत्पन्न होना और दोनों एक दूसरे के पूर्ति के लिए हमेशा तत्पर रहता है, लेकिन कोई नहीं पूर्ति हो पाता है, तो यह अंतर्द्वंद होता है। प्रतिबल स्ट्रेस होता है जो किसी असफलता के कारण किसी व्यक्ति में जो है उत्पन्न होता है, तो यह तनाव, और इन सब में जो है व्यक्ति समायोजन नहीं बना पाता है। अब आ गया सातवां, दमन क्या होता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, दमन भी एक प्रकार के रक्षात्मक प्रतिक्रिया ही है। रिप्रेशन एक प्रकार के क्या है? दमन प्रक्रिया ही है। इसको आप लोग जब आप देखेंगे निगेटिव पॉजिटिव दोनों डिफेंस मैकेनिज्म का प्रकार, तो पता चलेगा। आठवां है आनंद या हर्ष की परिस्थिति। मेरे डियर, चाहे आनंद हो या खुशी हो, यह कौन सा परिस्थिति होता है? तो मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ, यह एक इमोशन होता है। और यह किस प्रकार की इमोशन है? तो यह पॉजिटिव इमोशन है। ठीक है। जो भी अच्छा वाला मनोभाव होगा, मन का भाव, वह पॉजिटिव टाइप का इमोशन होगा। जो गड़बड़ होगा, जैसे दुख हो गया, दर्द हो गया, ठीक है ना, रोना हो गया, चिंता हो गया, तनाव हो गया, ये सब क्या हो गया? ये सब हमारा ऐसा इमोशन हो गया जो ऋणात्मक है। तो ये दोनों क्या है? मनोभाव है, मन का भाव यानी इमोशन ही है। ठीक है। नौवां है उच्च कुल विवाह, उच्च पद पर नियुक्ति, उच्च पुरस्कार से प्राप्त धन से उत्पन्न स्ट्रेस कैसा होता है? मानिए किसी को उच्च कुल में विवाह हो गया, ठीक है, किसी को उच्च पद पर चला गया, किसी को उच्च जो है प्राइज मिला, किसी को उच्च प्राइज से कोई धन मिला, तो उससे व्यक्ति के अंदर कोई तनाव आता है, तो उसे हम लोग फ्रस्ट्रेस कहते हैं। ठीक है। किसी चीज़ से अगर आपको सब चीज़ अच्छा है लेकिन फिर भी व्यक्ति उससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे भी लोगों को अच्छे चीज़ों से भी जो है कभी कभी व्यक्ति में चिंता आता है। आत्मा का ज्ञान होना मनोविज्ञान कहलाता है। किसी के आत्मा का ज्ञान यानी व्यवहार का ज्ञान होना मनोविज्ञान कहलाता है। यही चीज़ें है। 11 नंबर मेरे डियर, यहाँ पे देखिएगा, एक सरल सामान्य व्यक्ति भीड़ या जुलूस का सदस्य बनकर तोड़ फोड़ व आगजनी कर बैठता है, उस किस कारण से? तो मानिए जब एक समूह में हम रहते हैं, देखते होइएगा कि जब एक जुलूस निकलता है तो देखते होइएगा कि अक्सर उसमें जो है पत्थरबाजी या झंझट हो जाता है दो पक्षों में। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है कि जो व्यक्ति होता है ना, वह समूह मनोबल के कारण अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊर्जावान समझने लगता है। सोचता है कि हम तो ग्रुप में हैं, 50-100 500 आदमी के साथ में है, जुलूस में है, कुछ भी होगा तो सब फंसेगा या कुछ भी होगा तो सब पर लगेगा। तो इसलिए जो है उसमें के व्यक्ति जो है दंगा या तोड़ फोड़ करने के लिए उतावला हो जाता है। तो एक ऐसा सरल सामान्य व्यक्ति भीड़ या जुलूस का सदस्य बनकर तोड़ या फोड़ आगजनी कर बैठता है, तो उसे समूह मनोबल कहते हैं। ठीक है। समूह मनोबल के कारण ही वह जो है समूह में बनकर जो है तोड़ फोड़ और आगजनी कर बैठता है। ठीक है।
न तो अकेला एक समान व्यक्ति जो है से संभव नहीं है कि किसी के तोड़ फोड़ और कुछ भी कर दें। बिखरा हुआ मानव समूह जिसका कोई स्थान निश्चित न हो। मेरे डियर, एक ऐसा बिखरा हुआ समूह, बिखरा हुआ का मतलब क्या होता है कि टूट फूट, ठीक है ना, मतलब ज्वाइंट नहीं है। तो ऐसा बिखरा हुआ समूह जिसका कोई स्थान निश्चित न हो। तो मेरे डियर, जनता है मतलब पब्लिक ही एक ऐसा समूह होता है मानव का जिसका कोई स्थान नहीं होता है। पब्लिक देखिएगा तो मान के 10 दिन का मेला है, कहीं पे 10 दिन का मेला लगा है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड जुट रहा है। तो 10 दिन तक मेला है, उसके बाद वह मेला क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर वह कहीं और जाकर लगेगा, फिर वहाँ पे भीड़ होगा। तो मतलब क्या हुआ कि यह समूह बिखरा हुआ होगा, ठीक है, यह जो है अनिश्चित होता है और यह जो है सामान बदलते, यह स्थान बदलते रहता है, इसका स्थान कोई निश्चित नहीं होता है। तो यह जनता का ही समूह होता है, ठीक है। 13 नंबर, केवल मानव समाज में क्या पाई जाती है। तो मेरे डियर, कल्चर, संस्कृति ही एक ऐसा आपके समाज में होता है जो यह सिर्फ और सिर्फ मानव समाज में ही पाया जाता है। क्या क्या देखते हुए कोई जानवर या कोई पशु पक्षी में अपना कल्चर पाया जाता है, उसमें क्या कल्चर होता है, लेकिन हमारे मानव समाज में ही कल्चर पाया जाता है। तो केवल मानव समाज में केवल मानव समाज में संस्कृति ही पाया जाता है, संस्कृति और कहीं नहीं होता है, ठीक है। औपचारिकता और घनिष्ठता का अभाव कहाँ होता है। तो मेरे डियर, आप लोग को पता होना चाहिए कि घनिष्ठता और अपनापन और औपचारिकता का जो अभाव होता है वह द्वितीयक सेकेंडरी जो है सोशल ग्रुप में पाया जाता है। प्राथमिक वाला तो परिवार गांव होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल मेल और जो है रिश्ता बना रहता है, लेकिन द्वितीयक समूह बड़ा होता है, इस कारण से यहाँ पे घनिष्ठता का अभाव होता है। 15 नंबर है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संस्कृति का हस्तांतरण क्या कहलाता है। जैसे आपके दादाजी से आप कुछ सीखे होंगे, आपके दादाजी से आपके पिताजी सीखे होंगे, पिताजी से आप सीखे होइएगा। तो यह क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण होते रहता है, ट्रांसफ़र होते रहता है। तो यह संस्कृति विरासत ही होता है। सभी व्यक्ति को अपने अपने समाज में संस्कृति मिलता है, जो उसके पुराने रीति रिवाजों से चले आ रहा होता है, उसको भी जो है नए ज़माने में भी लोग फॉलो कर रहा है। तो वह एक संस्कृति विरासत होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होते रहता है, ठीक है। परिचर्या, नर्सिंग में नर्स को सफलता के लिए ज़रूरी है रोगी के संस्कृति को जानना कि रोगी का कल्चर क्या है। नर्स को सफलता पाना है तो उसको जो है रोगी की संस्कृति यानी कल्चर को जानना पड़ेगा, क्योंकि सब अलग अलग कल्चर के मानने वाले होते हैं, ठीक है ना। 17 नंबर देखिएगा, परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, शिक्षण संस्थान एवं अन्य संस्थाएं बनाती है समाजीकरण की सक्रिय इकाएं। मेरे डियर, चाहे परिवार हो, चाहे क्रीड़ा समूह हो, चाहे पड़ोस हो या शिक्षण संस्थान हो या अन्य संस्थान हो, यह समाजीकरण की सक्रिय इकाई होता है, ठीक है। यह क्या होता है, समाजीकरण की ये सब एक सक्रिय एक्टिव इकाई होता है, ठीक है। चाहे शिक्षण संस्थान हो या कोई और संस्थान हो, यह सब के सब समाज का एक सक्रिय इकाई होता है, ठीक है। 18 है, एक ही प्रकार के व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है। एक ही प्रकार के व्यक्तियों का समूह, तो व्यक्तियों का समूह क्या कहलाएगा, समाज कहलाएगा। अब वो अलग की बातें हैं कि द्वितीयक सामाजिक समूह होगा कि प्राथमिक सामाजिक समूह होगा, वो तो अलग की बातें है, वो संख्या पर निर्भर करता है। लेकिन जब व्यक्ति का समूह सीधा हो तो वह एक समाज होता है। एक ही प्रकार के व्यक्तियों का समूह एक समाज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग समझिए। नेक्स्ट है 19, एक ही प्रकार के व्यक्तियों के समूह का मतलब होता है कि टीम ए टीम बी, ठीक है। इसमें जितना भी सदस्य है वो सब टीम ए का ही है, टीम ए का ही मेंबर है। तो वो क्या कहलाएगा, तो टीम ए का जितना भी मेंबर होगा वह कौन सा समाज बनाएगा, तो वह ए ही प्रकार के समाज भी निर्माण करेगा, तो ए हो जाएगा। अगर बी टीम में जितना भी मेंबर है वह कोई समाज बनाएगा तो वह बी प्रकार के ही एक समाज बनाएगा। तो यही चीज़ें आप लोग समझिए, ओके। 19 है, सामाजिक संबंधों के ताने बाने का प्रतीक क्या है। तो मेरे डियर, सामाजिक संबंध, जैसे ही सामाजिक संबंध आ जाए समझ जाइएगा कि समाज का डिफिनीशन ही होता है कि सामाजिक संबंधों का ताने बाने यानी सामाजिक संबंधों का जाल जो होता है वही एक समाज होता है, ठीक है। चलिए, समाज जो है सामाजिक संबंधों का एक जाल है यानी ताना बाना है। मानव के निवास के कारण स्वतः विकसित हो जाता है समुदाय। मानव जहाँ भी निवास करने लगता
होता है वहाँ पे एक ऑटोमेटिक जो है समुदाय का निर्माण होने लगता है, ठीक है, कम्युनिटी का निर्माण होने लगता है। 21 नंबर है लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से उत्पन्न हुआ है। मैं आप लोग को पर्सनालिटी बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ, अगर नहीं बताया हूँगा तो आगे पढ़ाएंगे। पर्सनालिटी जो होता है वह लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, पर्सोना से लिया गया है, जिसका व्यक्तित्व होता है और इंग्लिश में इसका पर्सनालिटी कहते हैं। तो ये जो पर्सनालिटी होता है पर्सोना से ही लिया गया है। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा आईक्यू लेवल अगर किसी को 0 से लेकर 25 से कम होता है, मतलब इसके बीच में होता है, तो उसको हम लोग जड़ बुद्धि यानी इडियट कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिए कि किसी का अगर आईक्यू लेवल इतना है तो वह इडियट होता है, जड़ बुद्धि का होता है। ओके, 23 नंबर मेरे डियर देखिएगा यहाँ पे किसी बौद्धिक क्रिया इंटेलिजेंस एक्शन करने की क्षमता मानसिक युक्ति कहलाता है। कोई व्यक्ति अपने बौद्धिक क्षमताओं बौद्धिक क्रिया करता है, मतलब अपने दिमाग का काम करता है, तो वह उसका मानसिक योग्यता ही होता है, ठीक है। किसी बौद्धिक क्रिया मतलब किसी बुद्धि का काम करने की क्षमता को मानसिक योग्यता ही कहते हैं। जब कोई व्यक्ति का मानसिक योग्यता ठीक रहेगा तब ना वो अपनी बुद्धि से काम कर पाएगा, तो यही मानसिक योग्यता होता है, ठीक है ना। चलिए मानसिक योग्यता या मानसिक स्वास्थ्य भी उसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कैटिल द्वारा वर्णित शील गुण ट्रेट्स, मतलब डियर जो कैटिल थे इन्होंने व्यक्तित्व के क्षेत्र में पर्सनालिटी के क्षेत्र में इन्होंने ट्रेट दिया, और ट्रेट मतलब होता है शील गुण, और इन्होंने कुल 171 टाइप्स के जो है व्यक्तित्व को बारे में बताया कि व्यक्तित्व में 171 टाइप के शील गुण होते हैं, और यही जो है हमारा कैटिल का ट्रेट कहलाता है। 25 नंबर है भारतीय दर्शन के अनुसार सात्विक व राजसी व्यक्तित्व के अलावा तीसरा व्यक्ति कौन है। मेरे डियर भारतीय दर्शन के अनुसार एक सात्विक है, एक राजसी है और एक तामसी व्यक्ति होता है। तीसरा कौन सा है? तामसी व्यक्ति, याद रखिएगा। 26 नंबर है, यह बहुत बार पूछा जा चुका है, यह फार्मूला आईक्यू लेवल निकालने का, ठीक है ना। तो आईक्यू लेवल निकालने का फार्मूला पूछेगा, बुद्धि लब्धि इसको कहते हैं, इंटेलिजेंस क्विटेंट बुद्धि लब्धि। तो इसका जो फार्मूला होता है मेंटल एज, ठीक है ना, मेंटल एज बटा में एक्चुअल एज, ठीक है, एक्चुअल एज और इनटू में होता है 100, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मानसिक आयु बटा में शारीरिक आयु और इनटू में 100, यही होता है आईक्यू लेवल। ओके, चलिए 11 माह से 3 वर्ष की आयु क्या कहलाता है। मेरे डियर आप लोग को पता होना चाहिए 11 माह से यानी सीधा कहिए 1 से 3 वर्ष की आयु क्या कहलाता है। यह प्रारंभिक बाल्य अवस्था होता है, ठीक है, यह प्रारंभिक बाल अवस्था होता है, याद रखिएगा। ओके, 28 नंबर का है वह समूह जिसमें हीन बुद्धि मोरोन मूड विधि इम्बेसिल एंड जड़ बुद्धि इडियट्स वाले लोग होते हैं। मेरे डियर ये सब हीन बुद्धि का या मूढ़ बुद्धि का या जड़ बुद्धि का जो व्यक्ति जिस समूह में रहते हैं उसे मानसिक पिछड़ापन कहा जाता है। मानसिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति मानसिक पिछड़ापन होता है, ठीक है। व्यक्तित्व पर्सनालिटी का विकास 5 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ हो जाती है, यह फॉरम के अनुसार जो है कहा गया है। यहाँ पे डबल एम होगा, ठीक है, यहाँ पे डबल एम होगा। तो इरिक फॉरम जो थे, इरिक फॉरम ने कहा कि व्यक्तित्व का विकास जो है 5 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ हो जाती है। तो इरिक फॉरम का यह जो है थ्योरी याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है व्यक्तित्व की वह अस्थायी विशेषता जिसके द्वारा व्यक्ति का व्यवहार विभिन्न परिस्थितियों में लगभग एक सा होता है। मतलब जो ऊपर आप शील गुण देखें है ना 171 टाइप का शील गुण कैटल के अनुसार, तो इसी में जो पर्सनालिटी होता है एक पर्सनालिटी का एक ऐसा परमानेंट कैरेक्टरिस्ट है जो व्यक्ति उसी स्थिति में जो है एक सा जैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है। मतलब किसी परिस्थिति में वह समान जो है व्यवहार प्रदर्शित करता है, वही जो है शील गुण कहलाता है, ट्रेट्स कहलाता है, ठीक है। और ट्रेट्स किसका पार्ट है? तो पर्सनालिटी का, ठीक है ना, याद रखिएगा। ट्रेट्स किसका पार्ट है? पर्सनालिटी का जो है पार्ट है हमारा ट्रेट, ठीक है। ट्रेट के मतलब क्या होता है? शील गुण। ओके, और शील गुण में होता यह है कि चाहे परिस्थिति कोई भी हो, व्यक्ति एक ही व्यवहार एक ही जैसे व्यवहार जो है दर्शाता है, तो वह व्यक्तित्व का अस्थायी विशेषता होता है और यह एक शील गुण होता है। ओके,
31 नंबर है इंद्रिय ज्ञान यानी परसेप्शन। इंद्रिय ज्ञान का मतलब क्या होता है? परसेप्शन। इंद्रिय ज्ञान मतलब आप सूंघने टेस्ट को पहचान रहे हैं, किसी भी चीज़ को देख रहे हैं तो उसको पहचान पा रहे हैं, सुन रहे हैं तो आवाज़ के चीज़ों को पहचान पा रहे हैं, तो ये सब इंद्रिय ज्ञान होता है, ठीक है। और यही परसेप्शन होता है। किसी भी चीज़ के बारे में आपके अंदर अगर ज्ञान हो जाता है, आप जान जा रहे हैं, समझ जा रहे हैं, तो वही परसेप्शन होता है, ठीक है। तो यही देखिए, इंद्रिय ज्ञान परसेप्शन द्वारा कुछ निश्चित उद्दीपकों को दिए समय में अपनी चेतना में लाना। देखिए, इंद्रिय ज्ञान द्वारा मतलब हम अपने किसी भी इंद्रिय ज्ञान, चाहे नाक हो, आँख हो, कान हो, कुछ भी हो, ये सब इंद्रिय ही हैं। और इसके ज्ञान द्वारा अगर हम कोई भी चीज़ को अपने चेतना स्तर, कॉन्शियस क्षेत्र में लाते हैं तो उसको हम लोग ध्यान कहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ें जो है हम उसको अपने इंद्रिय ज्ञान के जरिए अपने कॉन्शियस क्षेत्र में लाते हैं तो उसे ध्यान ही कहते हैं, ठीक है। चलिए, 32 नंबर है वह ध्यान जो उद्दीपक से संबंधित विचारों पर केंद्रित है। मेरे डियर, वह ध्यान जो एस्टुमुलेट का मतलब क्या होता है? एस्टुमुलेट के मतलब होता है कोई वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु, कोई चीज़, कोई स्थिति, ठीक है ना। जो वह ध्यान जो उद्दीपक से संबंधित विचारों पर केंद्रित होता हो, तो उद्दीपक जो एस्टुमुलेट कोई वस्तु है, इसके विचार पर केंद्रित होगा तो उसके हम विचारात्मक ध्यान कहेंगे, ठीक है, समझ गए। उसके बाद अब यहाँ पे देखिएगा, व्यक्ति यदि समस्या समाधान के लिए यदि प्रयत्न एवं भूल का सहारा लेता है तो इसे क्या कहते हैं? मेरे डियर, कोई ऐसा व्यक्ति, ठीक है ना, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने समस्या को समाधान के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वह ऐसा प्रयत्न करे कि वह भूलने का सहारा लेता हो, ठीक है ना। मतलब कोई भी चीज़ को भूल कर किसी भी चीज़ को जो है समस्या को सॉर्ट आउट करने का कोशिश करता हो तो उसे हम लोग यादृच्छिक अन्वेषण समस्या समाधान कहते हैं, ठीक है। यह एक समस्या समाधान का प्रकार है, ओके। 34 नंबर है प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन को हम लोग प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं, ठीक है ना, कि वह प्रक्रिया जिसे उद्दीपक का अर्थ अस्पष्ट होता हो। मतलब प्रत्यक्षीकरण की एक ऐसा प्रक्रिया जिससे उद्दीपक का अर्थ, मतलब सामने वाला वस्तु जो आपके सामने है उसके बारे में आप अर्थ को स्पष्ट कर पाते हैं तो उसे एकीकरण प्रक्रिया कहते हैं। एकीकरण प्रक्रिया के जरिए आप किसी भी उद्दीपक का अर्थ स्पष्ट कर पाते हैं, ठीक है। 35 नंबर है रुचि का मतलब इंटरेस्ट, आदत, सामाजिक प्रेरणा, निर्धारण के व्यक्तिगत कारण है। क्या है? देखिए, आपके अंदर रुचि कैसा है, हैबिट क्या है, सामाजिक आपके अंदर प्रेरणा कैसे बन रहा है, तो इसके निर्धारण के व्यक्तिगत कारक कौन सा है? ध्यान। जैसा आप ध्यान लगाएंगे, जैसा आपका रुचि होगा, जैसा आपका आदत होगा, जैसे आपको सामाजिक प्रेरणा मिलेगा, वैसा ही आपका ध्यान जो है किसी भी चीज़ पर उतना ही प्रभावी होगा, ठीक है। तो ये ध्यान जो है आपको ये सब निर्धारित करता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ध्यान को निर्धारित करता है। उद्दीपक स्टिमुलेट्स को चेतना में केंद्र में स्थापित करना। देखिए, कोई भी वस्तु, कोई भी स्टिमुलेट हो, उसे आप चेतना के केंद्र में लाते हैं तो वह ध्यान के जरिए ही लाते हैं। तो जैसे ही कहीं भी आपसे पूछ ले कि स्टिमुलेट है, उसके हम कॉन्शियस क्षेत्र में लाकर स्थापित कर रहे हैं, किसके जरिए? तो ध्यान के जरिए। ध्यान के जरिए हम स्टिमुलेट यानी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ को अपने माइंड के कॉन्शियस क्षेत्र में लाते हैं, ठीक है, स्थापित करते हैं। 37 नंबर है अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की योग्यता। क्या है? अमूर्त चिंतन एक बुद्धि की योग्यता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति के अंदर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन है तो वह उसके बुद्धि का एक योग्यता होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 38 नंबर चित्त भ्रम, हेलुसिनेशन प्रकार के प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन दोष में अनुपस्थित होता है उद्दीपक। मेरे डियर, आप लोगों को मैं बताता हूँ, दो चीज़ें होता है, एक होता है एलूजन होता है और एक हेलुसिनेशन होता है। एक होता है भ्रम और एक होता है चित्त भ्रम यानी विभ्रम। तो अगर आप कहीं भी हेलुसिनेशन देखिएगा, अगर आपको हिंदी में कन्फ्यूजन होता हो तो इंग्लिश को देखिएगा, हेलुसिनेशन और एलूजन, ठीक है, एलूजन। अगर आप इसको देखिएगा तो आप समझ जाइएगा कि हेलुसिनेशन में अगर किसी व्यक्ति को होगा, दोनों में भ्रम ही, दोनों में, चाहे वो आपका भ्रम है चाहे वो आपका विभ्रम है, दोनों में भ्रम ही होता है। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि किसी चीज़ के बारे में अगर भ्रम अगर हेलुसिनेशन में होगा तो उसमें वह चीज़ अनुपस्थित होता है। जैसे मानिए सामने अंधेरा में
निकले, टहलने निकले, ठीक है, और सामने जो है हमें क्या हुआ, हमें ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा भ्रम हो रहा है कि हमें लग रहा है सामने भूत खड़ा है, लेकिन ऐसा रियलिटी कुछ नहीं है। हमें लग रहा है कि भूत खड़ा है, लेकिन वहाँ पे कोई चीज़ है भी नहीं। तो क्या हो गया कि हमें क्या लग रहा है कि कोई चीज़ उपस्थित, रियलिटी ये है कि वहाँ पे कोई भी चीज़ उपस्थित है नहीं, मतलब कोई भी स्टिमुलेट जो है नहीं, लेकिन हमें अनुभव हो रहा है, हमें ये भ्रम हो रहा है कि कोई चीज़ उपस्थित है, मतलब एक गलत धारणा, ठीक है ना। तो वो हो जाता है हमारा हेलुसिनेशन। लेकिन एलूजन में होता यह है, भ्रम में, कि कोई ना कोई चीज़ उपस्थित होता है, ये बात सत्य है कि कोई ना कोई चीज़ होता है, बट उसका गलत पहचान करते हैं, ठीक है, उसका गलत जो है पहचान कर लेते हैं। मतलब वहाँ पे कोई एक चीज़ उपस्थित जरूर है, लेकिन उसका गलत पहचान करते हैं। जैसे चल रहे हैं रोड पर, कुछ दूर हम इधरे हैं, रोड पर रस्सी जो होता है वह पड़ा हुआ है, इधर उधर लपेटा हुआ, तो हमें कुछ दूर पहले से ही लग गया कि कहीं वो तो सांप तो नहीं है, हमें मन में सांप का डर सताने लगा, सांप का भरम आने लगा, जबकि रियलिटी क्या है कि है तो कोई चीज़ जरूर उपस्थित, लेकिन वह सांप नहीं, वह रस्सी है, ठीक है। इसी प्रकार से अंधेरे में पेड़ है, सामने पेड़ है, लेकिन हमें लग रहा है कि वह भूत है, मतलब पेड़ तो उपस्थित है, कोई ना कोई चीज़ एक तो उपस्थित है, बट उसका हम गलत जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो यह भी जो है हमारा भ्रम होता है। तो दोनों में माइनर डिफरेंस है। हेलुसिनेशन में चीज़ें अनुपस्थित होता है, जबकि एलूजन में चीज़ें उपस्थित होता है लेकिन गलत पहचान करते हैं, ठीक है। तो यही उद्दीपक, दोनों में उद्दीपक जो होता है रोल होता है। हेलुसिनेशन में उद्दीपक उपस्थित नहीं होता है, जबकि एलूजन में उपस्थित होता है लेकिन गलत पहचान करते हैं, ठीक है। चलिए 39 नंबर का है, रसरी को सांप समझना। वही चीज़ है, मैंने बताया कि रसरी को सांप समझना भ्रम में होता है, एलूजन में होता है, अभी मैंने एग्जाम्पल पे बताया, ठीक है ना। वह मानसिक प्रक्रिया जिसे किसी वस्तु या स्थिति का तात्कालिक ज्ञान केंद्रियों द्वारा होता है, क्या कहलाता है। तो अगर आपको किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको ज्ञान होता है, तो वह परसेप्शन के जरिए, प्रत्यक्षीकरण के जरिए, ठीक है, वह मानसिक प्रक्रिया। और परसेप्शन क्या है, एक मेंटल प्रोसेस, एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे किसी वस्तु या स्थिति का तत्कालिक, मतलब उसी क्षण हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वह प्रत्यक्षीकरण के जरिए ही, ठीक है। तो परसेप्शन आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पता चलेगा आपको। 11 है, कोयला, खनिज तेल, बायोगैस, ये सब क्या है, परंपरागत ऊर्जा का संसाधन है, आप लोग को पता होना चाहिए। 42 नंबर है, राष्ट्र द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग का अर्थ क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है, नेशनल इनकम होता है, ठीक है। 43 है, घरेलू जीडीपी एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी द्वारा प्रभावित होता है राष्ट्रीय आय। अगर ए और ये कोई भी घटेगा तो राष्ट्रीय आय भी प्रभावित होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ को समझना चाहिए। 43 है, वह पत्रक जो परिवार की आय व व्यय को दर्शाता है, वह पारिवारिक बजट कहलाता है। परिवार में भी बजट तय होता है, ठीक है, भले आपको या किसी और में नहीं होता हो, लेकिन अच्छे फैमिली जो है अपने साल भर के खर्च का ब्यौरा तैयार करके रखता है। तो वह पत्रक जो परिवार की आय तथा व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर को दर्शाता है, वह पारिवारिक बजट कहलाता है। ओके, 1 वर्ग किलोमीटर में रह रहे व्यक्तियों की संख्या क्या दर्शाता है। तो मेरे डियर, आप लोग को पता होगा कि जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं। तो जितना 1 किलोमीटर में जितना भी व्यक्ति रहता है, वही जो है उसका क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो यह जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। ओके, 46 नंबर है, देखिएगा, विशेष नाम का सामाजिक समूह जिसके सदस्य उसी में उत्पन्न होते हैं और उनमें बाहर विवाह करना निषेध होता है। देखिए, जैसे आप जिस भी कास्ट में, जिस भी जाति में जन्म लेते हैं, तो क्या आपको परिवार या कोई समाज जो है आपको यह आज़ादी देता है कि आप किसी दूसरे शादी में जाकर आराम से शादी कर सकते हैं। आपको अगर किसी दूसरे जाति से, दूसरे धर्म से प्रेम हो गया तो शादी करने के लिए समाज और परिवार के खिलाफ में जाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, एक्चुअली परिवार अपने बच्चे के खिलाफ में नहीं जाते हैं, बच्चे के पसंद के साथ ही रहते, लेकिन परिवार का मजबूरी रहता है, चूँकि उनको रहना उसी समाज में है, तो समाज के लोग जो है बोल बोल के ताने बाने, विभिन्न प्रकार के बुराई हनाई खोजने लगते हैं। इसलिए जो है क्या करते हैं कि परिवार भी वहाँ पे आपका साथ नहीं देते हैं, ठीक है, ये बातें होती है।
तो एक विशेष नाम का सामाजिक समूह, विशेष नाम का मतलब आप किसी भी जाति में किसी भी धर्म में आप जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद आप उस सदस्य हो जाते हैं उस समाज का, ठीक है। तो ऐसे में आप किसी बाहरी समाज से अगर आप शादी करना चाहते हैं तो नहीं होता है, यह निषेध होता है, ठीक है, और वह जाति ही होता है। समझ गए? चलिए, तो ये चीज़ समझ गए? ओके। ऐसा समूह जो जन्मजात शारीरिक लक्षणों के कारण दूसरों से भिन्न होते हैं। मेरे डियर, आप लोग देखते होइएगा कि अलग अलग जनजाति प्रजाति के लोग जो है पाए जाते हैं और सब का जो है शारीरिक संरचना अलग अलग होता है, लक्षण अलग होता है। जैसे देखिएगा कि जो इंडिया में जो सामान्य लोग होते हैं उसका संरचना अलग होता है, आदिवासी होंगे उसका देखते होइएगा कि पहनावा ओढ़ावा उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, अफ्रीका में चल जाइएगा तो उसका शारीरिक ढांचा अलग हो जाता है। तो ऐसा समूह जो जन्मजात शारीरिक लक्षणों के कारण दूसरों से भिन्न होते हैं, मतलब यहाँ पे शारीरिक लक्षणों के कारण भिन्न होते हैं, वह प्रजाति होता है, एरेसेज होता है, ठीक है। सिर, देखिए सिर, नाक, खोपड़ी की बनावट, कद, रक्त समूह, त्वचा व आँखों का रंग, केशों की रचना एवं भाषा, आँखों की बनावट, होठ, टूढ़ी आदि लक्षणों से पहचानते हैं प्रजाति को, ठीक है। ये सब देखते होइएगा कि बाल जो होता है, देखते होइएगा कि जो अफ्रीकन लोग होते हैं, अफ्रीका में बहुत सारे प्रजाति है, देखते हो उसका केस एकदम सर से चिपटा हुआ रहता है, होता है ना। या अब वेस्ट इंडीज़ के देखिएगा खिलाड़ी सबको। उसके बाद 49 नंबर है, स्वास्थ्य सेवा की आधारभूत इकाई क्या है? परिवार है। स्वास्थ्य सेवा अगर है लेकिन परिवार अगर नहीं लाभ लेगा तो कहाँ से हो पाएगा? तो इसीलिए दहेज, बाल विवाह, विवाह विच्छेद, अविवाह, मातृत्व, यौन स्वच्छता, अविवाहित दंपति आदि संबंधी है विवाह से। मेरे डियर, इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसका संबंध जो है विवाह से नहीं हो, ये सब का संबंध जो है विवाह से होता है, तो इसीलिए इसका संबंध विवाह है। ओके, तो इस प्रकार से मैंने 50 वर्ड यहाँ पे 50 प्रश्न को समझाया। बहुत लोग होंगे जो कॉन्शियस होकर रियल में अच्छे से समझे होंगे तो उनको बहुत चीज़, कम से कम तो 50 वर्ड समझ में आया होगा। और ये 50 वर्ड समझ गए तो समझिए आपका साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का बहुत सारे वर्ड को आप समझ गए, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले समय में ऑब्जेक्टिव्स में बहुत मदद करेगा। यही सबसे ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, ठीक है ना, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। और यहाँ पे इंग्लिश है, इसके बाद ऊपर सब हिंदी था, ये नीचे 50 का इंग्लिश दिया गया है। तो जो इंग्लिश वाले हैं अपना इंग्लिश में तैयारी कीजिएगा, मैं सब में इंग्लिश देता हूँ, हिंदी इंग्लिश सब में साथ ही रहता है, आपको के लिए कोई बात नहीं है। ओके, बाकी चलिए हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।